गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में चयन के नियम जो थे, सिलेक्शन रूल थे, उनका फॉर्मूला अपन लोगों ने देख लिया था। एक बार रिमाइंड कर लो मेरे साथ कि आपके पास जो चयन का नियम था वो था कि डेल्टा जे जो होता है वो +-1 होना चाहिए। और जब आपने ये पढ़ लिया था तो जो बीच में एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप था, ये आपके एनर्जी लेवल्स थे। तो एनर्जी लेवल्स के बीच के गैप का फॉर्मूला था डेल्टा ई जे बार या डेल्टा न्यू जे बार। कितना था आपके पास? 2b/+1 सेंटीमीटर इनवर्स। साथ के साथ जो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी थी उनका फॉर्मूला भी लिख लो, bj+1। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसका ब्रीफ है ये। अब यहाँ देखो आपके पास, मैंने आपको बता दिया था कल लास्ट में, पर फिर भी उस चीज़ को देख लो, शायद आप लोगों को ना समझ में आया। देखो, पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी थी आपके पास 0b, दूसरे एनर्जी लेवल की एनर्जी थी आपके पास 2b, तीसरे एनर्जी लेवल की एनर्जी थी आपके पास 6b, फोर्थ एनर्जी लेवल की आपके पास जो एनर्जी थी, यानी कि ये j = 0, 1, 2, 3 पुट करोगे तो यहाँ आएगा 12। इसी तरीके से था ये बीच के एनर्जी गैप, आप यहाँ तो यहाँ से ये माइनस करके निकाल लो या उस फॉर्मूले से निकाल लो। तो ये एनर्जी गैप यदि यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन होता है तो इसके लिए आपके पास एनर्जी गैप था 2b, इसके लिए था 4b, इसके लिए था 6b एंड सो ऑन। बस आपको याद क्या रखना था कि यहाँ पे ये जो j वैल्यू आएगी वो आएगी जहाँ से ट्रांजिशन शुरू होंगे, जहाँ से ट्रांजिशन या संक्रमण शुरू होंगे। ये चीज़ मत भूल जाना, संक्रमण शुरू होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं आपको बताना चाह रही हूँ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, जो कल मैं लास्ट में आपको बता रही थी कि ये जो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलती हैं, क्यों मिलती हैं कि यहाँ से आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब होके ये आपका ट्रांजिशन गया j = 1 में। अब यहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है यहीं पर तो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखोगे तो पहला ट्रांजिशन जो हो रहा है वो 2b सेंटीमीटर इनवर्स पर हो रहा है, तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन भी आपको 2b सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलेगी। क्लियर है ये बात? दूसरा ट्रांजिशन देखो, दूसरा ट्रांजिशन ये वाला है आपका, यहाँ पे ये ट्रांजिशन हो रहा है इस तरीके से, j = 1 से 2 में जा रहा है। और इस ट्रांजिशन के लिए जो ज़रूरी एनर्जी है वो 4b है। तो दूसरी लाइन आपको मिलेगी कहाँ पर? 4b पर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ कि ये सारी की सारी आपकी सेंटीमीटर इनवर्स में है। अब तीसरी जो लाइन आपको मिल रही है, यही तो तीसरी लाइन है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन है, ये आपकी थर्ड लाइन है। और थर्ड लाइन के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? 6b हो रही है। तो थर्ड लाइन जो है आपको मिलेगी कहाँ? 6b पर। इसी तरीके से जब आगे आप कंटिन्यू करोगे तो फोर्थ लाइन आपको मिलेगी 8b पर। यहाँ पे जो मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, अभी वो आप लोग बहुत अच्छे से सीख के जाओगे, आगे चल के जब आप क्या कर दोगे पता है, ये भूल जाओगे कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं ये एनर्जी गैप था, ये एनर्जी गैप था, ये एनर्जी लेवल थे। अब वहाँ पे मिस्टेक करोगे कि यहाँ पे पता है क्या मिस्टेक होगी? 0 तो 0 है, उसको नहीं शो करोगे। 2b और 2b दोनों चीज़ सेम आ रही है ना, तो आप एनर्जी लेवल और स्पेक्ट्रल लाइन को सेम कर जाओगे। बहुत गलत चीज़ हो जाएगी ये। हम लोगों ने एनर्जी लेवल्स को ट्रांजिशंस स्पेक्ट्रल लाइन ही बोला है, हम लोगों ने ट्रांजिशन को स्पेक्ट्रल लाइन बोला है। और क्यों बोला है? क्योंकि यही वो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हो रही है, जो हमने बाहर से डाले हैं रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पार्टिसिपेट तो यही कर रही है ना अपनी, इसलिए इनको स्पेक्ट्रल लाइन्स जो है ये एनर्जी गैप आपकी स्पेक्ट्रल लाइन्स है, ना कि एनर्जी लेवल। दिमाग में बैठा लेना ये बात, ना बैठे तो लिख लेना एक बार ये बातें, ठीक है। और इनके ऊपर एक बार चाहो तो लिख देना कि ये आपकी फर्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन है, ये आपकी सेकेंड है, ये आपकी थर्ड है और फोर्थ है। अब यहाँ देखो एक बात, इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में गैप देखो, इसके बीच का गैप कितना है? 4b में से 2b माइनस करो, 2b है। इन दोनों के बीच का सेकंड और थर्ड के बीच का गैप कितना है? 2b है। थर्ड और फोर्थ के बीच का गैप कितना है? 2b। आगे चलते चले जाओ, आप देखोगे कि ये जो रिजिड रोटेटर होता है इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में हर बार गैप 2b आपको मिलेगा। स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का गैप जो है वो कितना है? 2b। पर याद रखना किसके लिए? रिजिड रोटेटर के लिए।
ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन के हर किसी के बीच का गैप 2 भी है, हर किसी के दो लाइनों के बीच की दूरी 2 भी है। समान दूरी पर हैं कि नहीं ये लाइनें सभी? आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते कि रिजिड रोटेटर में स्पेक्ट्रल लाइन समान दूरी पर होती है या इक्वी डिस्टेंट होती हैं। इतनी बातें सबको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तक कोई भी आपको डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं उसका भी मैंने आपको तरीका बिल्कुल बताया हुआ है। अब यहाँ देखो, अपने को करना है आगे कि ये सारे आपके चयन नियम हो गए। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी के बारे में कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन अपने को मिल रही हैं इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। इंटेंसिटी यानी कितनी इंटेंस कितनी डार्क अपने को मिलने वाली है, इस तरीके से। ठीक है, कितने, देखो अब यहाँ पे हेडिंग डालना घूर्णन स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता। हेडिंग डालो घूर्णन स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता। घूर्णन स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता। इंग्लिश वाले लिख लेना इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि आपको कोई लाइन कितनी इंटेंस मिले, कितनी तीव्रता की मिले, इसके लिए क्या चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि जितने ज़्यादा ट्रांजिशन होंगे उतनी ज़्यादा वो तीव्रता की लाइन अपने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके पास ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में जितने ज़्यादा ट्रांजिशन आपको होंगे वहाँ उतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी आप ये बोलोगे कि वो लाइन उतनी ज़्यादा इंटेंस है। इंटेंस, आप लोग रियल लाइफ में भी यदि ये वर्ड यूज़ करते हो कि यार सॉरी मेरे जो पेन हो रहा है वो काफ़ी इंटेंसिटी का पेन हो रहा है, काफ़ी इंटेंस पेन हो रहा है, यानी काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है आपके, तो तेज के लिए या कमी के लिए आप यहाँ पे इंटेंस वर्ड का यूज़ करते हो। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जनसंख्या घनत्व, वो भी यही चीज़ होती है आपकी कि आपको कितनी वहाँ पर इंटेंसिटी की लाइंस मिल रही है, या फिर ये बोल लो कि कितनी ज़्यादा भीड़ का ट्रांजिशन हो रहा है। जितनी ज़्यादा भीड़ का ट्रांजिशन होगा उतनी ज़्यादा अपने को इंटेंसिटी की वहाँ लाइन मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, जितने ज़्यादा ट्रांजिशन होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की आपको लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते कि तीव्रता जो होती है वो समान अनुपाती होती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या संक्रमण प्रायिकता के, कि जितने ज़्यादा संक्रमण उतनी ज़्यादा इंटेंस लाइन। इंग्लिश वाले लिख लेना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसको लिख लेना इंटेंसिटी। अब ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक आपका डिपेंड करता है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण पर, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण, इंग्लिश में लिखना मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। कर्व पढ़ते थे ना आप लोग, वही चीज़ है ये, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी चीज़ लिखना किस पर डिपेंड करेगा, ये डीजनरेसी पर। डीजनरेसी को हिंदी में बोलते हैं अपभ्रष्टता, डीजनरेसी पर। अब यहाँ आप लोग देखो, यहाँ पे आपके पास एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि घूर्णन स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता के बारे में बताओ, या दूसरी हेडिंग आती है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा अणुओं के घनत्व वाली बात आ गई। अभी बात कर रहे थे ना जनसंख्या घनत्व, वही चीज़ कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण द्वारा अणुओं के घनत्व या संख्या के आधार पर ऊर्जा वितरण को समझाओ। तो दोनों ही केस में सेम आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले अपन लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमान को सीख लेते हैं, उसके बाद अपभ्रष्टता को सीख लेते हैं। ठीक है, ये आपका लेवल J=2 है, ये आपका लेवल J=1 2 0 1 2 3 इस तरीके से, सॉरी। ठीक है, अब किस लेवल में
कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको बताने के लिए आपके कौन सा आया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान साहब आए। उन्होंने बोला कि किसी भी लेवल में पार्टिकल की संख्या, यहाँ जे मैंने लिख दिया है, यानी कि जेथ लेवल, जे का मतलब हो गया जेथ लेवल, यहाँ पे ये 0 फर्स्ट सेकंड कुछ भी हो सकता है, कि किसी भी लेवल में पार्टिकल्स की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है E माइनस EJ अपॉन KT के, जहाँ पे EJ क्या हो जाएगा, जेथ लेवल की एनर्जी हो जाएगी, जेथ लेवल की एनर्जी आपकी हो जाएगी। इतनी बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए, याद ही करना है, बताई हुई चीज़ें हैं कि किसी भी लेवल में आपके पार्टिकल्स की संख्या E रेज़ टू द पावर माइनस EJ अपॉन KT के समानुपाती होती है। यहाँ पे स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई आपका एक्सपोनेंशियल है। अब आगे देखो, ये तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर लेवल में पता चली, समानुपाती क्या आएगा ये भी मुझे नहीं पता। यदि मुझे दो लेवल्स के बीच में निकालना है, यानी कि उनका रेशियो निकालना है, किस तरीके से, देखो मैं कहूँ मेरे पास दो एनर्जी लेवल हैं, एक जे लेवल है और एक जीरो लेवल है, और उनमें पार्टिकल्स का मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकती हूँ कि नहीं, माइनस EJ अपॉन KT अपॉन माइनस E0 अपॉन KT। अब आप 2 मिनट रुको। यहाँ देखें, इतना आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पे काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चीज़ हमने इस तरीके से लिख कैसे दी, है ना, समानुपाती का साइन मेरे पास है नहीं, मैंने इनके बीच में रेशियो कैसे बना दिया, देखो कैसे बना दिया, तरीका बता रही हूँ। समानुपाती तो देखो मैंने एक तरीके से मान लिया, अभी जस्ट मान लिया है कि इस समानुपाती के यदि साइन को हटाती हूँ मैं, तो मेरे पास जो कांस्टेंट आता है वो K है, मान लिया है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। और इसी तरीके से मैं जीरो लेवल में पार्टिकल्स की संख्या निकालूं, तो J की जगह पे बस मुझे जीरो ही तो पुट करना है, पुट कीजिए J की जगह पे जीरो, इस तरीके से, क्योंकि बात तो मैं केवल एक ही, अपने जो सैंपल है दोनों ही केस में सेम सैंपल है, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो बदलती नहीं है, सेम सैंपल के लिए कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो K दोनों के लिए सेम होगा। अब यहाँ से जब आप यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास NJ अपॉन N0 की वैल्यू E रेज़ टू द पावर माइनस EJ अपॉन KT अपॉन E रेज़ टू द पावर माइनस E0 अपॉन KT, आई कि नहीं आई। तो आगे चल के आपको इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना है कि यदि समानुपाती का साइन है और आपको दो के बीच में कांस्टेंट निकालना है सेम सैंपल के लिए, तो बीच में बराबर का साइन लगा के इस तरीके से कर देना। बात क्लियर है आपको? आगे देखिए। अच्छा मुझे ये बताइए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो जीरोथ लेवल होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है? अगर मैं यहाँ पे जीरो लेवल के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जीरो लेवल E0 की बात करूं तो कितनी एनर्जी होती है? जीरो होती है। इसका मतलब यहाँ E0 की जगह पे मैं जीरो पुट कर सकती हूँ, कर दो जीरो पुट। आपके पास NJ अपॉन N0 आएगा, E माइनस EJ KT अपॉन E माइनस जीरो, माइनस भी हटा दो, जीरो ही रह जाएगा। किसी की भी पावर जीरो हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि ये आपका पूरा बराबर 1 हो जाएगा। कर दो NJ अपॉन N0, आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस EJ अपॉन KT अपॉन 1, माइनस EJ अपॉन KT। यहाँ पे ये जो एनर्जी होती है ना आपकी जूल में होती है, और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर एक लेवल की ये जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? EJ बार इज इक्वल्स टू BJ प्लस 1। ये किस में थी? सेंटीमीटर इनवर्स में। अब मुझे ये कन्वर्ट करनी है जूल में, तो देखो सेंटीमीटर इनवर्स आपको किस तरीके से आया था? EJ अपॉन SC को ही तो आपने EJ बार बोला था, जहाँ पर ये वाला EJ जो है ये जूल में है, तो मुझे जूल में आंसर चाहिए, यानी कि सेंटीमीटर्स को जूल में बदलना है। तो मैं इस वाली राशि को SC से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो EJ बार इज इक्वल्स टू BHCJ प्लस 1, कन्वर्ट हो गया ये मेरा किस में? जूल में। बात क्लियर है आपको? तो सेम मैं यहाँ क्या करूँगी, इस EJ की वैल्यू को यहाँ पे पुट भी कर देती हूँ। तो करो पुट, यहाँ पे आपके पास आएगा, आपके पास NJ अपॉन N0 आएगा,
ई माइनस बी एच सी जे प्लस 1 इतना। ठीक है, अब आपको मैक्सवेल ने ये बता दिया कि दो लेवल्स जो हैं उनके यदि हम पार्टिकल्स का रेशो निकालें तो वो इतना आएगा आपका, जीरो में और जेथ लेवल के बीच में यदि पार्टिकल्स का रेशो निकालें तो इतना आएगा। मैक्सवेल इतना बता दिया मैक्सवेल ने। दूसरी बात, अब हम आते हैं किस पे, अपभ्रष्टता पे। तो अपभ्रष्टता को देखो, अपभ्रष्टता किसे कहते किसको है, यदि आपके दो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी सेम है, तो मैं कह रही हूँ यदि आपके दो एनर्जी लेवल हैं और उनकी एनर्जी सेम है, की एनर्जी यदि सेम है, एनर्जी आपकी सेम है, तो आप बोलोगे कि ये दोनों एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, आपके अपभ्रष्ट हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ की रोटेशनल लेवल की डीजनरेसी क्या होती है। तो देखो, रोटेशनल लेवल्स जो होते हैं उनकी डीजनरेसी को डिनोट करते हैं जी से, और इसकी वैल्यू होती है आपके पास 2J+1। अभी आपको याद नहीं होगा, देखो मैं याद दिलाती हूँ, आप लोग पढ़ते हो स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, जहाँ पे ये जो लाइंस होती हैं आगे टूट जाती हैं। स्टार्क में तो आपकी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में टूटती हैं, और जीमान में आपकी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लाइनें टूटती हैं। तो जब वो लाइनें टूटती हैं, जब उनकी एनर्जी देखते हैं ना, तो वहाँ पर ये वाला केस आ जाता है, डीजनरेसी वाला केस। ठीक है, तो यदि देखो मैं J बराबर यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, J बराबर 0 पुट करती हूँ, तो कितने डीजनरेट लेवल आएंगे मेरे पास, तो देखो 2 × 0+1, यानी कि केवल एक ही डीजनरेट लेवल मेरे पास आएगा। यदि मैं J बराबर 1 पुट करती हूँ तो G की वैल्यू देखो कितनी आती है, 2 × 1+1 3, यानी कि J = 1 के लिए मुझे 3 डीजनरेट लेवल मिलेंगे। यानी कि J = 1 देखूँ मैं, तो ये यदि टूट जाता है तो ये तीनों जो एनर्जी लेवल होंगे ये J = 1 के लिए ही हैं। इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, और J = 1 के लिए एनर्जी कितनी होती है, 2V सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि इन तीनों की एनर्जी 2V सेंटीमीटर इनवर्स है, इसलिए हम बोलेंगे ये एनर्जी लेवल आपके डीजनरेट हैं। अब आपके पास डीजनरेसी भी आ गई और आपके पास ये पार्टिकल्स का रिलेशंस भी आ गया। तो ओवरऑल देखो आपके पास क्या हो गया, आपकी जो तीव्रता है, आपकी तीव्रता समानुपाती हो गई। एक बार तो NJ/N0 के पार्टिकल्स का रेशो क्या है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, एक बार आपकी तीव्रता समानुपाती हो गई किसके, डीजनरेसी के। ठीक है, तो जब दो चीज़ें आपस में समानुपाती होती हैं, तो जब आप ओवरऑल तीव्रता यहाँ से निकालोगे तो ओवरऑल तीव्रता आपकी समानुपाती हो जाएगी G × NJ/N0 के। ये इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी प्रोपोर्शनल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है आपका। ठीक है, अब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए आप। जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपके लिए तीव्रता आएगी कितनी, तो यहाँ से एक सेकंड रुकें, आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से भी कर सकते हो। वैल्यूज़ को जब पुट करोगे आप, तो यहाँ से देखो इस चीज़ को आप लिख सकते हो, तीव्रता यहाँ से भी आ गई, यहाँ से आ गई 2J+1 × NJ/N0 की वैल्यू कितनी थी, E - BHC J+1। इस तरीके से आपके पास तीव्रता आ गई। इस चीज़ को आप लोग = NJ/N0 भी बोल सकते हैं। देखो इसे दोबारा से करते हैं, आपके पास तीव्रता समानुपाती आ गई NJ/N0 के, और NJ/N0 में ये आपके बराबर होता है तीव्रता मल्टीप्लाई बाय ये NJ/N0 का रेशो, इसके बराबर। बात क्लियर है आपके पास। अब यहाँ से आपके पास NJ/N0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2J+1 × E⁻⁻ BHC J+1, इतनी आपके पास वैल्यू आ गई। अब मेरे को पार्टिकल्स का रेशो तो पता चल गया, पर अब मुझे ये पता करना है कि मेरी पूरी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैक्सिमम तीव्रता की जो लाइन मुझे मिलने वाली है उसके लिए J वैल्यू कितनी होगी। जो मैक्सिमम तीव्रता की लाइन मिलेगी उसके लिए J वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन का करूँगी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में मुझे निकालना क्या है, J वैल्यू। तो देखो डिफरेंशिएशन करूँगी मैं dNJ/dJ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगी
तो देखो डिफ्रेंशिएशन आपका आएगा डी अपॉन डी जे। यहाँ पे इस एन जे की जब वैल्यू को पुट करोगे आप, देखो एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करना आप लोग, क्या इसे यहाँ से छोड़ो, आपको यदि मैक्सिमम, अब आपके पास ये सारी एनर्जी आ गई, अब आपको निकालना है कि मैक्सिमम तीव्रता की लाइन कहाँ मिलेगी, कौन सी नंबर की लाइन है जो आपको मैक्सिमम तीव्रता वाली मिलेगी। यानी कि जे वैल्यू क्या पुट करूँ मैं कि मुझे मैक्सिमम तीव्रता मिल जाए, यानी मुझे जे वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं करूँगी डी एन जे ओवर डी जे। ठीक है, अब यहाँ से यदि मैं एन जे निकालती हूँ तो एन जे मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2j + 1 ई माइनस बी एच सी जे + 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारा की सारा जे पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो यहाँ से करो, आपके पास डी ओवर डी जे आ जाएगा कितना, 2j + 1 ई माइनस बी एच सी जे + 1 इतना। अब इसका आपको फ़ायदा क्या है कि आपको इसका सॉल्यूशन नहीं करना है। हाँ, आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मैक्सिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन किया है। मैथ्स वाले बच्चे तो ये चीज़ें जानते हैं कि किसी भी चीज़ का मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, यानी कि मैक्सिमम मान निकालना हो या मिनिमम मान निकालना हो, तो वहाँ हम इस चीज़ को डिफरेंशिएशन, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास जे वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो जे वैल्यू पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है भी नहीं मिल रहा, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, केमिस्ट्री में ये मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ही काम में आती है। तो आपको तो इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो याद करना है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम जे वैल्यू की आंसर आएगी वो आएगी √KT/2BHC -1/2। ठीक है, जो मैक्सिमम जे मैक्स की जो वैल्यू आएगी, ये मैक्सिमम जे वैल्यू, जे की वैल्यू क्या रखूँ कि मेरे पास मैक्सिमम तीव्रता की लाइन आ जाए, तो उसके लिए आप लोग लिखना √KT/2BHC -1/2। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जल्दी जल्दी में इस पूरी इक्वेशन को लिख दोगे एग्जाम में, √KT/2BHC -1/2 पूरा की पूरा एक ही अंडर रूट में ले आओगे। मैं ये नहीं कह रही सभी लोग ये मिस्टेक करोगे, एक आध से लोग होते हैं जो ये मिस्टेक कर देते हैं, उस मिस्टेक को भूल जाओ, वो नहीं हो। इसके लिए आप लोग क्या करना है, इसको याद करने का तरीका भी अभी से सुनो कि आपको याद करना है जे मैक्सिमम इज इक्वल्स टू √KT/2BHC। अब रुक जाओ थोड़ा आगे के इक्वेशन बोलने से पहले, -1/2। इस तरीके से देखो कैसे, जे मैक्सिमम इज इक्वल टू √KT/2BHC, रुक जाओ -1/2। ऐसे याद करोगे आप कभी भी नहीं भूलोगे। यहाँ से आपके पास मैक्सिमम जे वैल्यू का आंसर आ गया। जब आप इन सब चीज़ों को लेके जब मैक्सवेल का जो कर्व बनाते हैं ना, तो मैक्सवेल का कर्व आपके पास इस तरीके से आता है, देखो NJ/N0, और जब आप जे वैल्यू के बीच में कर्व बनाओगे इस इक्वेशन को लेके, तो आपके पास ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि ये वैल्यू होती है जे वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू, जिस पे आपका मैक्सिमम नंबर्स जो होंगे, मैक्सिमम नंबर जे लेवल में प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम ट्रांजिशन होगा, मैक्सिमम तीव्रता होगी। इस जे मैक्स की वैल्यू आपके पास ये है। बात क्लियर है आप लोगों को? आपके पास ये जे मैक्स की वैल्यू भी आ गई। स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता यहाँ कंप्लीट है। यहाँ से आप लोग एक टॉपिक और सीख जाओ कि यदि मुझे बंद जो है उसकी लंबाई और निकालनी हो तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, बंद लंबाई का निर्धारण। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालना, बंद लंबाई का निर्धारण। बंद लंबाई का निर्धारण। हेडिंग डालें, बंद लंबाई का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। डिटर्मिनेशन, आप चाहो आपके पास यदि एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन बताओ कि कहाँ कहाँ वो यूज़ में आती है, तो बंद लंबाई निकालने के भी ये काम में आती है। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। देखो किस तरीके से, हम पहले सारे फॉर्मूले एक तरफ लिख लेते हैं।
आपके पास जो रोटेशनल कांस्टेंट था, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास होती है h/8π²IC। इतनी होती है कि नहीं होती है सेंटीमीटर इनवर्स में। और आपके पास जड़त्व आघूर्ण I की वैल्यू मैंने लिखाई थी μr², जहाँ पे ये r क्या था, बॉन्ड लेंथ था, बंध लंबाई थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं क्या करूँ, पहले मैं इस I की वैल्यू को यहाँ पुट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, बंध लंबाई चाहिए। करो पुट, तो आपके पास B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/8π²μr²C। कंप्लीट है। अब यहाँ देखो मुझे चाहिए बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ वाली टर्म को एक तरफ ले आती हूँ मैं, मेरे पास ये हो जाएगा 8π²μB/C। ये बात क्लियर है। अब मुझे केवल चाहिए r, मुझे स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे बॉन्ड लेंथ चाहिए, तो मैं ले लूँगी दोनों तरफ वर्गमूल, स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं। तो ये आपके पास बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला हो गया। अगर आप BSc MSc लेवल पर हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। और नेट में आ जाता ना, अगर बाई चांस बॉन्ड लेंथ निकालने का, छोड़ देना वो क्वेश्चन, वो बस इसीलिए आया है छोड़ने के लिए क्वेश्चन, वो करने के लिए नहीं आता। कंपटीशन में यदि इतना लंबा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे देखो कितनी सारी कैलकुलेशन हो गई सॉल्व करने के लिए, म्यू भी आपको यहाँ पे निकालना है, तो वो क्वेश्चन वहाँ छोड़ देना। चाहे आपका जैम का एग्जाम वगैरह आप जो भी देने वाले हो BSc के बाद, छोड़ देना। वो इसीलिए आता है कि ये देखे तो सही है बच्चा कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकता है, कौन सा नहीं छोड़ सकता। सभी जगह अपना दिमाग नहीं लगाना होता। इतनी बात क्लियर है। ये आपका रिजिड रोटेटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ से फिर आपको आगे जाना है किस पे, नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल पे, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ये रिजिड रोटेटर जो होता है ना, पूर्णतः एक तरीके से देखा जाए तो काल्पनिक बात होती है। छोटे छोटे से लेवल होंगे, जे की वैल्यू कम होगी वहाँ पे तो ये चीज़ आपकी वैलिड हो जाएगी, लेकिन यदि जे की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्यों ये मॉडल फेल हो जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, तरीका आप लोगों को पता है। ठीक है, चलो।